नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। पॉलिटी लिस्टिंग के पार्ट 8 को शुरू करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज के इस पार्ट में क्या क्या बचा हुआ है, उसको हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया था उसके संदर्भ में यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें, ध्यान दीजिएगा। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस दैट इज डायरेक्टली स्टेब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। दूसरी ओर आप देखते हैं, इन अदर हैंड द अदर नेशनल कमीशंस लाइक द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1998, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 एंड द National Commission for Protection of Child Rights 2007 and are statutory bodies in the sense that they are established by acts of the Parliament। इसमें क्या दिया गया है दूसरी ओर की जो अन्य राष्ट्रीय आयोग है, जैसे नेशनल, इसमें वुमेन्स आयोग हो गया, ठीक है, कमिश्नर हो गया, कब हुआ था नेशनल महिला आयोग, कब आया था 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, मानवाधिकार आयोग 1993 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में। जैसे ये संवैधानिक आयोग ना होकर ये क्या है, सांविधिक आयोग है ये सारे, ठीक है, क्योंकि इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है, इसीलिए ये क्या है, सांविधिक आयोग है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था संवैधानिक और सांविधिक में डिफरेंस, ठीक है। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि द 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 यहाँ पर दिया गया है कि सॉरी यहाँ पर 1990 दिया गया, बेसिकली 1990 की बात की गई है कि जो 65 अमेंडमेंट हुआ था 1990 में, उसमें क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यानी कि एससीज और एसटीज के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई है, ठीक है। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति यानी कि एससीज और एसटीज आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान ले लिया था। यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज रिप्लेस द कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज एज वेल द कमिश्नर सेटअप अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ 1987। यहाँ पर क्या दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पर देखिए एसटीज के बारे में, इनके आयोग के बारे में बात की गई है कि ये भी एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरह ही ये आयोग भी है और ये क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। क्या है, संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी, ये भी एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 338 के द्वारा जो है इसको लाया गया था, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 1338 के द्वारा इसका गठन किया गया, इसमें मेंशन किया गया इसको। द नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज केम इनटू द बीइंग कॉन्सिक्वेंट अपॉन पासिंग द 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990, बता दिया है ऊपर। द कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस संविधान के अनुच्छेद जो 338 है उसके द्वारा इस आयोग की स्थापना एसटी को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण यानी कि उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए इसके उद्देश्य से यहाँ पर उनको जो है इसका गठन किया गया। ज्योग्राफिकल एंड कल्चरली द एसटीज आर डिफरेंट फ्रॉम एससीज एंड देयर प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम दोज एससीज, क्लियर है। इन 1999 अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ शार्प फोकस टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एसटीज। यहाँ पर क्या किया गया कि आप देखेंगे कि 1999 में अनुसूचित जातियों के उनके वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट के कार्यों को और ज़्यादा प्रोग्रेस देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की यहाँ पर स्थापना की गई। हेंस एंड ऑर्डर सेफगार्ड। अब आप इसमें देखेंगे कि कह रहा है कि इस प्रकार अनुसूचित जातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से उनकी और प्रोटेक्शन के लिए, उनके जो है संरक्षण के लिए इसको प्रस्ताव रखा गया कि एसटीज आयोग एवं जनजातीय आयोग का विभाजन कर दिया जाए ताकि दोनों के लिए अलग अलग आयोगों की स्थापना की जा सके। इसकी स्थापना आप देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2000 इसका लास्ट में क्या हुआ, 2003 में 89 अमेंडमेंट के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम जारी किया गया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और एक नया आर्टिकल इसमें जोड़ा गया 338A और इसी के अंतर्गत आपको एसटीज के जो आयोग का गठन यहाँ पर किया गया। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 2004 इन It consists of a chairperson, a vice chairperson, and 3 other members. They are appointed by the president via warrant under his hand and sealed. Their conditions of service and tenure of office are also determined by the president. अब क्या हुआ 2004 में
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आ गया। इसके बाद देखेंगे कि इस आयोग में क्या हुआ, कितने सदस्य होंगे, इन सबको बताया गया कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 इसमें एक्स्ट्रा पर्सन होंगे और प्रेसिडेंट के द्वारा उसके जो आदेश हैं, ठीक है, उस पर मोहर लगेगी और आदेश द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनका जो कार्यकाल, इनका जो टेन्योर है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी की बात कर रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की यहाँ बात की गई है। तो 1932 में आप देखेंगे, 1993 यहाँ पर है, सॉरी 1993 में आप देखेंगे जो हमारा कौन सा 1993 में इसकी स्थापना की गई। जो हमारा 102 सेकेंड हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा उसमें प्रदान किया गया और वो कब आया था, 2018 में। इस उद्देश्य के लिए इसके संशोधन के अंतर्गत नए आर्टिकल को, कौन सा आर्टिकल था, 338B, ठीक है, 338B को इसमें जोड़ा गया, जिसमें आप देखेंगे कि प्रावधान किया गया संविधान में, इस प्रकार आयोग की एक वैधानिक निकाय मात्र ना रहकर संवैधानिक निकाय बन गया यहाँ पर, ठीक है। आयोग में इसमें एक अध्यक्ष होंगे, देखिए अ चेयरमैन, अ वाइस चेयरमैन, चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें क्या, उनकी सेवा शर्तें और सेवा अवधि का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यहाँ देखेंगे कि भाषाई जो अल्पसंख्यक है, किसकी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात कर रहा है ना, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की एक प्रावधान किया जाएगा। वो कब, किस आर्टिकल में जोड़ा गया, ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिए संविधान में जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस संबंध में सिफारिश की और राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था, 1953 से 55 में हुआ था, ये आप देखेंगे तो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1956 के जो 7th अमेंडमेंट अधिनियम के अनुसार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो 17 में आर्टिकल 350B जोड़ा गया। यही चीज दे रहा है ना यहाँ पर, 350B जोड़ा गया किस पार्ट में, पार्ट जो है 15, 16, 17 या 17th कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पार्ट था, उसमें जो है ये आर्टिकल जोड़ा गया। फिर आप देखते हैं कि इस अनुच्छेद के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे कौन नियुक्त करेगा, बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर वही दिया, ही इज टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर हो रहा है ना। चलिए देखिए इसमें फिर क्या कह रहा है कि इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद यानी कि यूपी में है, जो अभी प्रयागराज के नाम से जिसे हम जानते हैं। फिर इसके बाद बेलगाम कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और सभी कार्यालयों में, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रमुख कौन होता है, उप आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर होता है। यहाँ पर यही चीज बोली गई है एग्जैक्टली। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत ये क्या आता है, कितने इसका क्या उद्देश्य है और कितने सदस्यों का ये कार्यकाल इसमें होता है। तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कैग के बारे में, ठीक है। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। और ये भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है। ये लोक वित्त का क्या होता है, प्रोटेक्टर होने के साथ साथ देश की सभी वित्तीय व्यवस्थाओं का नियंत्रक होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि इसका जो है, ही इज गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स्यू एंड कंट्रोल्स ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल्स, द सेंटर एंड द स्टेट। हिज ड्यूटी इज टू uphold the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration. This is the reason why Dr. B.R. Ambedkar said that the CAG shall be the most important officer under the Constitution of India. He is one of the bulwarks of the democratic system of government in India, the other being the Supreme Court, the Election Commission and the Union Public Service Commission. Dr. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो कैग है वो भारतीय संविधान के तहत एक सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी, एक ऑफिसर होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंडियन गवर्नमेंट के प्रोटेक्टर के रूप में ये होगा। और इन रक्षकों में आप देखेंगे कौन कौन है, और सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी इसमें शामिल होते हैं। चलिए, द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। द कैग बिफोर टेकिंग ओवर हिज ऑफिस मेक्स एंड सब्सक्राइब्स बिफोर द प्रेसिडेंट ऑन ओथ और एफर्मेशन। यहाँ पर देखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और कार्यभार इसका टेन्योर संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख ओथ लेता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कैग होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 years, जो अपना ये कार्यभार संभालता है, कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 years का जो भी पहले हो।
हो, ये आयु तक का होता है। इससे पहले वह प्रेसिडेंट के नाम से किसी भी समय अपना जो है रेजिग्नेशन दे सकता है और इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा उसे उसी तरह से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कई बार मैंने पढ़ाया है। सेकंड, आप इसमें शब्दों में देख सकते हैं, इन अ सेकंड वर्ड आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा उसे इसी तरह हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। वहीं संसद के दोनों सदनों, किस तरह से संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके जो दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रभाव पर पास करके उसे हटाया जा सकता है। क्लियर है? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी आइदर ऑन द ग्राउंड अप्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑन इनकैपेसिटी। क्लियर हो रहा है ना? चलिए देखिए, आप हमारा चाहे तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप हमें इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारी इस तरह की फ्री पिक्स हो गई, फ्री वीडियोस हो गए, फ्री क्विज हो गए मिलते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में आप महत्वपूर्ण हो सके। इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। The Constitution Article 76 has provided for the office of the Attorney General of India. ठीक है, he is the highest law officer in the country. अब क्या होता है, देखिए इसमें क्या है कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो वो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत। और इस महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है इसमें, और देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वही चीज लिखी, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। द अटॉर्नी जनरल यानी कि AG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड इन अदर वर्ड ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही must have been a judge of some high courts for 5 years or an advocate of some high courts for 10 years or an eminent jurist in the opinion of the president। यहाँ पर वही सब चीजें देखिए कि उसका जो है वो किस तरह से जो है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। एज इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीड्यूर ऑन ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। इसके बाद देखेंगे आप, कन्वेंशनली ही रिजाइन्स व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइन्स और इज रिप्लेस्ड एज ही अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। आप देखेंगे कि परंपरा ये रही है कि जब सरकार त्याग पत्र दे देती है तो उसे भी बदल दिया जाए, उसे भी त्याग पत्र देना होता है क्योंकि उसका जो नियुक्ति है किसने की है? उसी सरकार की सिफारिशों से होती है। ठीक है, फिर लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान में महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक समझ रहे ना, रिमेन्यूरेशन जो है इसका जो फिक्स नहीं है और उसे प्रेसिडेंट के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और वही उसको जो है रिमेन्यूरेशन, उसका पारिश्रमिक है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है, मिलता है उसको। देखते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है। आर्टिकल 165 में इसके अंतर्गत आपको मिलेगा सर्वोच्च का जो है राज्य का सर्वोच्च कानून होता है, ये कानून अधिकारी होता है। इस तरह में भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक भी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। राज्य की बात करें तो राज्यपाल करता है। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। इन अदर वर्ड ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years और बीन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Further, the Constitution does not contain the procedure and grounds for his removal. He holds office during the pleasure of the governor. This means that he may be removed by the governor at any time. He may also quit his office by submitting his resignation to the governor. चाहे तो वो राज्यपाल को जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है ना, और या फिर अगर उसमें क्या होता है कि वह त्यागपत्र देता है जब सेम इसमें भी वही है। देखिए कंटिन्यू अपने देखेंगे कन्वेंशनली जब जैसे सरकार जो होती है, जो सरकार मंत्रिपरिषद जब त्याग देती है तो उसको पुनर्स्थापित किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पे होती है, तो इसको भी जो है त्यागपत्र देना पड़ता है और इसके वेतन भत्ते भी सुनिश्चित नहीं किए गए और वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? वहां पर प्रेसिडेंट करते हैं, यहाँ पर गवर्नर करता है क्योंकि यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता की बात की गई है। चलिए ये तो हमारी हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सारी। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? जैसे आप देख लीजिए नीति आयोग है, फिर आप पढ़ेंगे नीति आयोग का मतलब किस तरह से गठन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, फिर केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, फिर देखेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय अन्वेषण जो अभिकरण है वो हो गया। ये सब चीजें इसमें मोटी मोटी जो है वो आती है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें कैसे क्या है। जैसे ये हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय के बारे में। अब
तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक बार इसको यूपीपीसीएस वगैरह में भी देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म, नॉट इवन यूपीपीसीएस, काफी सारे पीसीएस एग्जाम में मैंने देखा था स्टार्टिंग में भी कि कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ऑन द 13th August 2014 द मोदी गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द 65 years old planning commission and announced that it would be replaced by a new body. Accordingly, the 1st January 2015 the Niti Aayog National Institution for Transforming India was established as the successor to the Planning Commission। इसमें कहा गया था कि जो 13 अगस्त 2004 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष का जो पुरानी योजना आयोग है उसको भंग कर दिया और इसके स्थान पर एक नए निकाय की घोषणा की, नए निकाय की स्थापना की घोषणा की, जिसका नाम बाद में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना का नाम दिया गया। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है कि हाउएवर इट मस्ट बी नोटिस हियर दैट द नीति आयोग लाइक दैट ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज आल्सो क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल यूनियन कैबिनेट। इसमें दे रहा है कि नीति आयोग की जो की तरह भारत सरकार के कार्यकारी संकल्प जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है, इस प्रकार यह ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। ठीक है, ना ही ये संवैधानिक है ना ही ये वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में ये गैर संवैधानिक अथवा संवैधानिक निकाय है और साथ ही ये गैर वैधानिक यानी कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं है। और ये निकाय क्या है, फिर इसमें वही चीज यहाँ पर बताई गई है आपको। चलिए, नीति आयोग इज द प्राइमर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट while designing strategic and long-term policies and programs for the government of India. नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड द स्टेट्स। यहाँ पर बोला गया है कि नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष जो है एक मंडल है या फिर हम कह सकते हैं थिंक टैंक है, जो कि नीतिगत दोनों प्रकार से इनपुट प्रदान करता है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों का एक प्रकल्प जो है तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र और राज्य यानी कि सेंट्रल और स्टेट को जो प्रासंगिक तरीके तकनीकी सलाह है वो उनको देता है। ठीक है, अब दे रहा है द सेंटर, यहाँ पर क्या लिखा है, योजना आयोग एक युग की पहचान है, नीतियों का केंद्र से राज्य की तरफ एक तरफ जो प्रवाह है वो सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जो कि अब राज्यों के वास्तविक और जो सस्टेनेबल भागीदारी है उनकी उससे प्रतिस्थापित होता है। ये सब चीजें इसमें दी गई। इसका काम क्या क्या है बेसिकली आप देखेंगे इसमें क्या होता था कि पूर्व के जो आदेश और नियंत्रण दृष्टिकोण में बदलाव के रूप में नीति आयोग अब विधिक वैचारिक दृष्टिकोण को संघर्षवादी रुख नहीं अपनाकर सहयोगात्मक स्थिति में समायोजित करता है। और यहाँ पर क्या है कि नीति की अपनी नीतिगत सोच भी आधार से शीर्ष ना होकर शीर्ष के आधार दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ पर रूपांतरित किया गया है, टॉप डाउन मॉडल के रूप में। नॉट क्या लिखा हुआ है, नीति आयोग ओन पॉलिसी थिंकिंग टू इज शेप्ड बाय बॉटम अप अप्रोच रादर देन अ टॉप डाउन मॉडल यहाँ पर मेंशन किया गया है। द कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग इज एज फॉलोज। यहाँ पर देखेंगे नीति आयोग के गठन का कैसे कैसे होता है। जैसे इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल होती है, वो उसमें कौन कौन होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और विधायिकाएं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर यहाँ पर, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। इसमें रीजनल काउंसिल आप देखेंगे क्षेत्रीय परिषदों में, तो इसका गठन एक से अधिक राज्यों और क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान, उनके सॉल्यूशन के लिए किया जाता है और उनका एक निश्चित कार्यकाल, एक निश्चित टेन्योर होता है, जिसका जो है अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्पेशल इन्विटीज जो दिए गए हैं, विशिष्ट आमंत्रित कौन कौन होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं कुछ जिनके पास संबंधित क्षेत्र से में विशेष ज्ञान और योग्यता हो और प्रधानमंत्री द्वारा उनको नामित किया जाता है। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क इसमें देखेंगे कि पूर्णकालिक सांगठनिक जो ढांचा है उसमें प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त और भी जो है जिनके द्वारा इसको गठन किया जाता है, जैसे वाइस चेयरमैन हो गए, ठीक है, इसके मेंबर्स ऑफ फुल टाइम हो गया, पार्ट टाइम मेंबर्स इसके हो गए, पदेन इसके सदस्य हो गए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए यानी कि मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, सेक्रेटरीट्स हो गए, इसमें सचिवालय क्या क्या काम करते हैं वो सब चीजें इसमें दी गई हैं। बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, देखिए इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अब कैसे कैसे क्या गठित हुआ है वो सब चीजें देखनी है हमें यहाँ पर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। क्या है वो, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 अंडर अ लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट, नेमली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, ये जो आयोग है देश में ह्यूमन राइट्स का एक प्रोटेक्टर है, या हम कह सकते हैं संविधान द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाने वाला जीवन, लाइफ एंड फ्रीडम, किसकी बात करें, लाइफ एंड लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉयडेड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन इंडिया।
क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि द कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। इसमें क्या देखेंगे आप कि इसमें क्या होता है कि ये बहुत सदस्य संस्था है, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और आयोग का जो अध्यक्ष है भारत का कोई भी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। इसके बाद इसमें आप आगे देखेंगे तो कहा गया है कि इसमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हो या फिर ये जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश है या फिर हाई कोर्ट का जो काम कर रहा है या फिर रिटायर्ड कोई मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए इसमें। और 3 अन्य व्यक्तियों में आप देखेंगे कि मानवाधिकारों से संबंधित जो है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी रखता है या उसके कार्य का जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आप देखेंगे कि आयोग में 7 कम से कम एक महिला होनी चाहिए उसमें, जिसमें से और एक पद जो है बाकी के अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त जो है नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर वही सब चीजें इसमें दी गई है। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर्स कमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन ऑफ इन बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर। फर्दर, अ सिटिंग जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस of a high court can be appointed only after consultation with the Chief Justice of India. The chairperson and member hold office for a term of 3 years and until they attain the age of 70 years, whichever is earlier. They are eligible for reappointment after their tenure. The chairperson and the members are not eligible for further employment under the central or a state government. इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि बोला गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या उसकी उम्र 70 वर्ष ना हो जाए तब तक का होता है। फिर आप देखते हैं कि इसकी नियुक्ति जो पुनः होने के पात्र होते हैं और अपने टेन्योर के बाद ही आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, और वही सब चीजें इसमें दी गई, कैसे क्या इनका नियुक्ति होती, वही सब। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ पर देखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ें। चलिए देखिए इसमें क्या रहा है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में संरक्षण अधिनियम न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का एक प्रोविजन करता है। और अब तक देश में 26 स्टेट्स ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानवाधिकार आयोगों की स्थापना कर ली है। द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट 2 एंड द कॉन्करेंट लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। However, if any such case is already being inquired into by the National Human Rights Commission or any other statutory commission, then the State Human Rights Commission does not inquire into that case. समझिए इसको कि इसमें क्या कहा गया है बेसिकली कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो केवल उन्हीं मामलों में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के सूची 2 यानी कि पार्ट 2 जो मैंने बताया था जो स्टेट सूची से रिलेटेड है और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। बट अगर इसमें यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तब वह राज्य मानवाधिकार आयोगों में ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। द स्टेट ह्यूमन राइट्स, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, The chairperson of members are appointed by the governor on the recommendation of a committee. ठीक है, इस आयोगों के अध्यक्ष जो है वो अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर होती है। The chairperson and the members hold office for a term of 3 years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier. They are eligible for reappointment after their tenure. The chairperson and the member are not eligible for further employment under state government or the central government. यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि जो आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं उनका टेन्योर जो होता है वो 3 इयर्स या 70 इयर्स की जो इनकी एज हो जाती है, दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है उनका, और इनकी पुनः नियुक्ति के लिए भी ये पात्र होते हैं। आयोग का जो टेन्योर है वो पूरा होने के बाद अध्यक्ष या अन्य सदस्य ना तो केंद्र और ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई सरकारी पद पर ग्रहण कर सकते हैं। इसमें दे रहा है ऑल थ्रू द चेयरपर्सन अ मेंबर ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, दे कैन बी रिमूव्ड ओनली द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर। इसमें राज्यपाल जो है अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति, लेकिन उनके पद पर केवल राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, ना कि राज्यपाल। देखिए नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है इनकी, लेकिन इनको अगर पद से हटाना है तो ये अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यहाँ पर दिया गया है
केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसको ऐसे समझिए कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो was established by central government in 2005. It was constituted through an official gazette notification under the provisions of the Right to Information Act 2005. Hence, it is not a constitution body. The Central Information Commission is a highly powered independent body which inter alia looks into the complaints made to it and decide the appeals. It entertains complaints and appeals pertaining to officers, financial institutions, public sector undertakings, etc. under the central government and union territories. यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसके एक उच्च प्राधिकार युक्त ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है। इसमें दर्ज शिकायतों की जांच की जाती है और उनका निराकरण भी किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और किसकी बात करें, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत जितने भी कार्यकलाप है, जैसे वित्तीय संस्थान हो गए, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम हो गए आदि के बारे में जितनी भी कंप्लेंट्स होती है उनके अपीलों की भी यहाँ पर सुनवाई करता है। ये आयोग ने आरंभ में गठन के समय पे इसमें 5 आयुक्त थे, जिसमें से एक मुख्य सूचना आयुक्त था और प्रेजेंट टाइम 2019 तक अगर आप यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त जो है वो 6 जो सूचना आयुक्त है वो भी इसमें शामिल होते हैं। कमीशन हैज 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपार्ट फ्रॉम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन ऑन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त का नेता जो है इसमें क्या चीज बोली गई, देखिए यहाँ पर कहा गया ना कि मुख्य सूचना आयोग का जो नेता है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री का होगा, कैबिनेट मंत्री होता है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त जो है उसमें अन्य आयुक्त तो ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, जैसे 65 ईयर्स की जो उनकी एज होती है, दोनों में से जो भी पहले हो तक वो अपने पद पर बने रहता है और उनकी पुनर्नियुक्ति की बाध्यता यहाँ पर नहीं होती। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। किसकी बात की जा रही है, केंद्रीय सूचना आयोग की। राज्य सूचना आयोग के बारे में हम देखते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या है। इसमें देखिए इसका सूचना का अधिकार और जो हमारा एक्ट था 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग बल्कि राज्य स्तर पर भी राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसके बाद सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है। यहाँ पर थ्रू ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी विच इंटर एलिया looks into the complaints made to it and decide the appeals. It entertains complaints and appeals pertaining the offices, financial institution, public sector undertakings, etc. under the concerned state government. देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप देखेंगे द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी विच इंटर एलिया लुक्स इनटू द कंप्लेंट्स मेड इट टू एंड डिसाइड द अपील्स। यहाँ पर देखेंगे कि जो राज्य सूचना आयोग क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। इसमें दर्ज शिकायतों की जांच की जाती है, उनका निराकरण किया जाता है, उससे संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जितने भी कार्यरत जो कार्यालय हैं, वित्तीय संस्थाएं हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो गए, उन सभी के बारे में शिकायतें और अपीलों की यहाँ पर सुनवाई की जाती है। फिर आप देखेंगे कि इस आयोग में क्या होता है कि मुख्य एक आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 10 से ज्यादा उनकी जो है वो संख्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें कह रहा है ना कमिश्नर मोर देन 10 state information commissioners. They are appointed by the governor on the recommendation of a committee consisting of the chief minister as chairperson, the leader of opposition in the legislative assembly and the state cabinet minister nominated by chief minister. They should be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media and administration and governance. They should not be a member of parliament or member of the legislature of any state or union territory. They should not hold any other office of profit, office of यानी कि कोई और लाभ के पद पे ये नहीं होने चाहिए, और connected with any political party or carrying or any business or pursuing any profession. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनमें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, उन्हें विधि, विज्ञान और तकनीक और सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार इत्यादि का अनुभव होना चाहिए। इन्हें पार्लियामेंट या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद धारण ना किया हुआ हो और वो कोई लाभ का व्यापार या जो है बिजनेस वो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म्स as prescribed by the central government or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. They are not eligible for reappointment.
यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य सूचना आयुक्त जो है और उनके अन्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो उनकी अवधि दी गई है 65 ईयर्स या जो भी उनकी आयु हो, दोनों में से पहले जो भी हो, तब तक पद पर बने रह सकते हैं और उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। यही सब चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। चलिए आगे देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हमें पढ़ना है। किसका? केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC इज अ मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट वॉज established in 1964 by an executive resolution of central government. Its establishment was recommended by Santhanam Committee. किसके द्वारा? Santhanam Committee on Prevention of Corruption 1962 and 64. देखिए इसको ऐसे समझेंगे हम यहाँ पर कि ये जो है कि CVC जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन को रोकने के लिए एक प्रमुख जो है इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था और करप्शन को रोकने पर बनाई गई एक क्या समिति का नाम बताया था? संथानम समिति। ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर, उसके रिकमेंडेशन पर इसका क्या हुआ? गठन हुआ था। फिर देखेंगे दस ओरिजिनली द CVC वॉज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी. लेटर इन 2003 द पार्लियामेंट इनैक्टेड अ लॉ कॉन्फरिंग स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेटस ऑन द CVC. इसका मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक सांविधिक निकाय है ना ही एक संवैधानिक निकाय है और सितंबर 2003 में पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। क्लियर है? इन 2004 द CVC हैज The CVC has designated as the agency to receive and act on complaints on disclosure on any allegation of corruption or misuse of office from whistleblowers under the Public Interest Disclosure and Protection of the Informer, which is resolution, which is popularly known as whistleblower resolution. The commission is also empowered as the only designated agency to take action against complaints making motivated or vexatious complaints. यहाँ पर क्या बेसिकली बोला गया है कि 2004 में CVC को सार्वजनिक हित खुलासे और सूचना देने वाला एक सुझाव प्रस्ताव यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन PIDPI के तहत इंफॉर्मेशन देने वाले यानी कि विसल ब्लोअर द्वारा जो हमारा करप्शन है या फिर हम कह सकते हैं कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के किसी भी प्रकार के खुलासे या शिकायत प्राप्त करने पर उनकी कार्रवाई उन पे जो है वो कार्रवाई करने के लिए एक अभिकरण बनाया गया है और जितने भी प्रस्ताव को विसल ब्लोअर के नाम से जो भी चीजें ऊपर दिए गए हैं उनको विसल ब्लोअर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, The CVC is a multi-member body consisting of Central Vigilance Commissioner और Chairperson. केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुत सदस्य संस्था है। इसमें जो है CVC के एक अध्यक्ष और कम से कम क्या देखेंगे इसमें 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त तो इसमें होने चाहिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है और इस समिति के प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों में देखेंगे तो लोकसभा के विपक्ष के नेता यानी कि ऑपोजिशन, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years until they attain or age of 65 years, whichever is earlier. After that tenure, they are not eligible for further employment under the central and the state government. और अपनी इस पद से हटने के बाद जो है उन्हें किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पद पे रखने योग्य फिर नहीं होते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि CBI 1963 में होम मिनिस्ट्री अफेयर्स की बात करा है। 1963 में वाया रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेटर इट वाज ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड नाउ इट्स एंजॉयज द स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस। यहाँ पर दे रहा है कि गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा इसको स्थापित किया गया। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय के द्वारा देखिए ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री की बात करें, नाउ इट्स एंजॉय द स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया और इसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई और आफ्टर दैट स्पेशल पुलिस जो था एस्टेब्लिशमेंट है उनकी निगरानी करता है। देखिए यहाँ क्या दिया गया है बेसिकली मैंने क्या बताया कि बाद में इसे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि निगरानी के मामले में देखता था का भी CBI में विलय कर दिया गया। ठीक है, The establishment of CBI was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption, which is 1962 and 1964. The CBI is not a statutory body. It derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act 1946. The CBI is the main investigating agency of the central government. It plays an important role in the prevention of corruption and maintaining integrity in administration, and it also provides assistance to the Central Vigilance Commission and the Lokpal.
यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सीबीआई है, इसमें आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि ये सीबीआई केंद्र सरकार की एक मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। और यहाँ पर क्या है कि जो प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। ये सीबीसी और तथा लोकपाल की भी ये सहायता करता है। ठीक है, किसकी? लोकपाल की भी सहायता करता है। सीबीआई, यहाँ पर सीबीआई की बात करें तो ये किसकी बात कर रहा है कि सीबीसी और जो है उसकी लोकपाल की भी जो है वो सहायता करता है सीबीआई। द सीबीआई इज द मेन, यहाँ पर चीज़ें बता दी। द सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर। यहाँ देखेंगे कि जो सीबीआई है उसका निदेशक प्रमुख होता है और उसके सहयोग से विशेष जो निदेशक है या अतिरिक्त निदेशक होते हैं। और इसी के अलावा अन्य संयुक्त जो है निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अध्यक्ष और इसमें देखेंगे पुलिस रैंक के अन्य कार्मिक भी होते हैं। और कुल मिलाकर इसमें लगभग आप देखेंगे 5000 जो है यहाँ पर किसकी बात, 5000 स्टाफ होता है, मेंबर्स होता है इसका। अबाउट 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड अबाउट 250 लॉज ऑफिसर होते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें दिखा रहा है ना विधिक अधिकारी भी इसमें 250 होते हैं। इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें क्लियर है। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी कि ARC ऑफ इंडिया 1960-1970 रिकमेंडेड द सिटिंग अप टू स्पेशल अथॉरिटीज, ठीक है, टू स्पेशल अथॉरिटीज designated as लोकपाल एंड लोकायुक्त फॉर द redressal of citizens grievances, and these institutions were to be set up on the pattern of the institution of ombudsman in Scandinavian countries and parliamentary commissioner for investigation in New Zealand। देखिए अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लोकपाल के बारे में। तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान के लिए इसको 2 विशेष प्राधिकारियों लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसकी स्थापना आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन जो देशों की इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन है और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे तर्ज पर की गई है। द लोकपाल वुड डील विद द कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड द सेक्रेटेरिएट्स एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल, एंड द लोकायुक्त वुड डील विद द कंप्लेंट्स अगेंस्ट अदर स्पेसिफाइड higher official are the ARC kept the judiciary outside the purview of Lokpal and Lokayukt as in New Zealand, but in Sweden the judiciary is within the purview of Ombudsman। यहाँ पर कहा गया कि लोकपाल मंत्री, केंद्र और राज्य स्तरों के सचिवों की संबंधित जो शिकायतें हैं उनको देखता है। लोकायुक्त को आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो राज्य स्तर पर होते हैं उनमें विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखा जाता है। और प्रशासनिक सुधार आयोग, यहाँ पर क्या कहा गया, ARC कैप्ट की बात करा है। प्रशासनिक सुधार जो आयोग है उन्होंने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालय को लोकायुक्त और लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाता है, लेकिन स्वीडन में न्यायालय भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ARC द लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति ही करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोकायुक्त के बारे में अब यहाँ पढ़ेंगे। जो लोकपाल और लोकायुक्त का एक्ट 2013 में कानूनी रूप से मिलने के बाद बहुत पहले कई राज्यों में अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे गए थे। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन महाराष्ट्र इन 1971, ऑल्दो ओडिशा had passed an act in their regard in 1970, it came into force only 1983। ठीक है, फिर देखेंगे 2013 तक 21 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश जो कि दिल्ली ने अपने यहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना कर ली थी। वही यहाँ पर चीजें बताई गई हैं आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए लोकायुक्त लोकायुक्त जो लोकपाल है, यहाँ पर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की माफी चाहती उप लोकायुक्त लिखा हुआ है, आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर इज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट द टर्म्स ऑफ ऑफिस फिक्स्ड फॉर लोकायुक्त इज ऑफ 5 years duration or 65 years of age, which is earlier he is not eligible for reappointment for a second term। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण क्या होते हैं, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में यहाँ पर दिया गया। NIA के बारे में दिया गया। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करता है राष्ट्र में ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? 2009 में। द प्रोविजन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट एजेंसी एक्ट 2008, इट इज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन द कंट्री। NIA was established in the backdrop of the 2008 Mumbai terror attack, popularly known as 26/11 incident. This national horror led to the realization of the need for a separate federal agency to deal with terror related crime in the country। Most important, समझिए इसका गठन कब हुआ था एक्चुअली?
मुंबई में जब 2018 के जो टेरर अटैक हुआ था 26/11 का, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ज़रूर पता करिए। 26/11 का जो अटैक हुआ था उसकी पृष्ठभूमि में इसको बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले के बाद जो भय और आतंक का इन्वॉल्वमेंट जो माहौल, माफ़ी चाहती, जो माहौल बना हुआ था, ठीक है, तो उस माहौल को ध्यान में रखते हुए इसमें एक संघीय अभिकरण ऐसी एजेंसी की ज़रूरत को जो है वो महसूस किया गया और जिसे विशेष तौर पर टेरर से जुड़े अपराधों की रोकथाम में इसका उपयोग होने लगा, इसका प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? आप देखेंगे कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, जम्मू और रायपुर में इसकी शाखा कार्यालय है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एनआईए एक विशेष कोषांग सेल भी है। यहाँ पर क्या क्या है? स्पेशल सेल इज नोन टू टीएफएफ सेल डीलिंग विद द सब्जेक्ट्स ऑफ फेक करेंसी नोट्स एंड टेरर फाउंडिंग। ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा काम क्या है? जो टीएफएफ सेल होती है, टीएफएफसी सेल, जो जाली मुद्रा या आतंकी वित्त पोषण से संबंधित जो मामले हैं ये वो भी देखता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये फैक्ट्स ऐसे चेंज कर दिए जाते हैं स्टेटमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIA is headed by the Director General. He is appointed by the central government. His power are similar to the powers exercised by the Director General of the Police in respect of the police force in the state. यहाँ पर देखेंगे NIA जो है वो महानिदेशक के अधीन कार्य करता है, जिसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उसकी शक्तियाँ किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर ही होती हैं। वहीं आप देखते हैं कि NIA जो है वो गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है और राज्य सरकारें NIA कानूनों में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA को पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है। जैसे CBI हो गया, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है, और NIA हो गया एक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आतंकवाद से रिलेटेड कोई मुद्दा होता है ना, तो NIA को ये परमिशन होती है, वो किसी से उसके परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती किसी राज्य से, अगर उसको किसी राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी का, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कोई यूपी स्टेट में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ का मान लीजिए NIA को जो है इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसे यूपी गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आतंकवाद से संबंधित मुद्दा, किसी क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। ये आतंकवाद क्या है? एक बुरी तरह से फैला हुआ एक व्यापक हानिकारक एक पदार्थ की तरह है, या हम कह सकते हैं एक दीमक की तरह जो पूरे देश को खा सकता है ना। तो इसको जो है परमिशन की जरूरत नहीं होती जिस स्टेट में इन्वेस्टिगेशन चाहिए करना हो। लेकिन CBI में आतंकवादी जैसे मुद्दे नहीं इन्वेस्टिगेशन होती, इसमें नॉर्मल जो क्राइम होते हैं, डकैती जैसी चीजों पे, उसमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो CBI जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन करती है अन्य स्टेट्स में जाके, तो उसको परमिशन वहां पर लेनी कंपलसरी हो जाती है, जबकि NIA को ऐसी परमिशन लेने की किसी भी स्टेट से जरूरत नहीं होती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो गया है? चलिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है? आप देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है? भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया और इसे गुजरात में भूकंप आने के बाद 2001 में जो हुआ था, एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई और इन कमेटीज को ये जिम्मेदारी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपदा प्रबंधन योजना बनाने और उनको उनके प्रभाव को जो है न्यूनीकरण प्रक्रिया के बारे में अपने सुझाव और जो है अपने क्या दे सकते हैं, इसमें कह रहा है ना कि इसमें अपने सुझाव वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हालांकि 2004 में हिंद महासागर में जब सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित कर विधायी इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया था। बड़ी चीज हो जाती है यहाँ पर ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू spearhead and implement a holistic and integrated approach to disaster management in the country। उक्त अधिनियम जो था, एक्ट था, उस पर राष्ट्रीय आपदा अधिकरण का गठन किया गया ताकि देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और समेकित नीति बनाकर उसे लागू किया जा सके। क्लियर हो रहा है? चलिए, अब क्या कह रहा है इसमें कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ पर कह रहा है, इनिशियली द NDMA was constituted in 2005 by an executive order of the government of India. Subsequently the NDMA was noticed in 2006 under the provisions of the act ठीक है, of the act यहाँ पर है। इसके बाद ये चीज़ें अलग हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आरंभ में जो NDMA है उसकी स्थापना 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एक कार्यकारी आदेश द्वारा तय की गई थी। इसके बाद NDMA को 2006 में अधिनियमित के अंतर्गत, एक एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। ठीक है, इसमें फिर क्या कह रहा है, द NDMA कंसिस्ट, इसमें वही चेयरपर्सन होगा, अधिकतर 9 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, इसमें बाकी चीजें दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं, NDMA वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द विजन टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रेजिलेंट इंडिया वाई होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स ऑल स्टेक होल्डर्स एंड फोस्टर्स एंड कल्चर
प्रिवेंशन एंड द मिटिगेशन की बात की गई है यहाँ पर कि एनडीएमए की स्थापना एक दृष्टि लक्ष्य को सामने रखकर हुई थी कि भारत को एक समग्र, सक्रिय और तत्पर प्रौद्योगिकी चालित और धारणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रणनीति एवं प्रक्रिया जिसमें सभी हितधारकों द्वारा रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण की एक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता हो द्वारा एक सुरक्षित, और इसमें क्या दिया गया है, मिटिगेशन की बात की गई है। प्रिवेंशन, द कल्चर ऑफ प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, बेसिकली वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स ऑल स्टेक होल्डर्स एंड द फोस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, टर्म्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट फंक्शनिंग, देखिए इसमें क्या दिया गया कि संसदीय जो कामकाज है उससे संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, हमें जानने होंगे। जैसे क्या क्या होता है, जैसे कोरम क्या होता है ना, गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, कोरम को क्या बोलते हैं, गणपूर्ति बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्या यूज होता है। कोरम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन बी ट्रांजेक्ट एनी बिजनेस। इट इज 10 members or 1/10 of the total members of the house including the presiding officer, whichever is the greater. If there is no quorum during a meeting of the house, it is duty of the presiding officer either to the adjourn and the house of the suspend or to the suspend the meeting until there is a quorum. देखिए, कोरम क्या या गणपूर्ति कह सकते हैं कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदन का कार्य जो है वो चलता है, और ये प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10th हिस्सा है, 10वां हिस्सा है। इसका अर्थ होता है बेसिकली कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 55% और राज्यसभा में मिनिमम टू मिनिमम 25% अवश्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो लोकसभा स्पीकर या सभापति का दायित्व है कि वह दोनों या तो दोनों सदनों को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करे। वही चीज यहाँ बोली गई है। क्वेश्चन आवर्स क्या होते हैं, प्रश्नकाल का समय क्या होता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। फर्स्ट आवर्स ऑफ एवरी पार्लियामेंट इज सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस एंड द मिनिस्टर्स एज यूजुअली गिव आंसर। द क्वेश्चंस आर ऑफ 3 kinds, namely started and unstarted and the short notice. The started questions like required an oral answer, hence supplementary questions can follow. And unstarted questions on the other hand requires a written answer and hence supplementary questions cannot follow. A short notice question is one that is asked while given a notice of less than 10 days. It is answered orally. यहाँ पर क्या बोला गया कि संसद का जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल का होता है और इसके दौरान जो सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्यतः मंत्री उसके उत्तर देते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं प्रश्न। कैसे, जैसे तारांकित हो गया, अतारांकित, यही बात बोला गया है ना कि इसमें कैसे कैसे जो नेमली स्टारेड एंड अनस्टारेड जो होते हैं, अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है वो मौखिक दिया जाता है। फिर आप देखते हैं इसके बाद जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। इसके बाद आप देखेंगे जो पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें कम से कम 10 डेज का नोटिस देकर पूछा जाता है और उनका उत्तर जो है वो इन रिटन हमें देना होता है, मौखिक देना होता है। क्लियर हो रहा है। चलिए, अब क्या कह रहा है, 0 आवर्स क्या होते हैं, शून्यकाल क्या होता है। प्रश्नकाल की प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह ये अनौपचारिक साधन है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर्स टू द पार्लियामेंट टू रेज मैटर्स विदाउट एनी prior notice. The 0 hours starts immediately after the question hours, last until the agenda for the day is taken up. In other words, the time gap between the question hours and the agenda is known as 0 hours. It is an Indian innovation in the field of parliamentary procedures, has been in existence since 1962. देखो इसमें क्या हुआ था 0 आवर्स में बेसिकली कि प्रश्नकाल की तरह शून्यकाल इसमें उल्लेख नहीं है। इसमें क्या होता है, जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं और शून्यकाल प्रश्नकाल के दौरान इसके बाद तुरंत शुरू हो जाता है। दूसरे सदन में आप देखेंगे कि नियमित कार्य जो है वो नियमित कार्य के कार्यरत के साथ इसको किया जाता है। इन सेकेंड वर्ड्स हम देख सकते हैं कि जो प्रश्नकाल है, जो क्वेश्चन आवर्स है, उसमें जो है तथा उसका कार्यक्रम जो तय करने के मध्य का समय है उसे शून्यकाल कहते हैं। कब से कब तक का जो प्रश्नकाल है, कार्यक्रम जो तय करने का मध्य का जो समय है उसे शून्यकाल कहा जाता है। और संसदीय प्रक्रिया में ये नवसार भारत की देन है और ये 1962 से इसको जारी किया गया था। क्लियर है। मोशंस क्या है, देखिए कटौती प्रस्ताव, यहाँ प्रस्ताव की बात कर रहा है पहले तो। नो डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेसेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड द consent of the presiding officer. The House expression its decision or opinion on various issues through the adoption or rejection of motions moved by other ministers or private ministers.
यहाँ पर हमें समझना है कि कुछ विशेष विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्तावों को स्वीकृति या कुछ अस्वीकृति दे सकते हैं। सदस्य द्वारा जो चर्चा किए गए प्रस्ताव है उनकी 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। तो उसमें पहला मुख्य प्रस्ताव होता है कि ये स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है। दूसरा आप देखेंगे कि वो जो होता है स्थान प्रस्ताव होता है, वह प्रस्ताव ये है कि जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है और यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। वहीं पूरक प्रस्ताव क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे आप थर्ड क्या दिया गया है, सब्सिडरी मोशन क्या होता है। अभी तक हमने सब्सिडरी मोशन अब पढ़ेंगे, अब पहले हमने सब्स्टिट्यूट मोशन पढ़ा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सब्सटेंटिव मोशन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्सिडरी मोशन क्या होता है। इट इज अ मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफर टू द ओरिजिनल मोशन और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रस्ताव है जिसका कोई स्वयं अर्थ नहीं होता है। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो। तो अब क्लोजर मोशन क्या होता है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसमें मतदान के लिए इसको रखा जाता है। इसमें सामान्यतः 4 प्रकार की कटौती होती है, जैसे साधारण कटौती हो गया, इसके बाद आप देखेंगे घटकों में कटौती हो गया, ठीक है। इसमें देखिए सारी चीजें लिखी गई है ना। इसमें सिंपल क्लोजर हो गया, इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्लोजर ऑफ द कंपार्टमेंट्स हो गया, कंगारू क्लोजर हो गया। फिर इसमें दिया गया है किसकी बात की गई है, कंगारू क्लोजर के बाद इसमें गिलोचिन प्रस्ताव हो गया। तो इसमें इन सब चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रिविलेज जो मोशन है वो क्या होता है, यानी कि ध्यानाकर्षण विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। इसमें किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है और किसी सदस्य द्वारा इसको पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है, फील करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर गलत सूचना देकर किसी मिनिस्टर ने सदन या सदन के या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। तो इसका उद्देश्य उस संबंधित मंत्री की निंदा करना है। क्लियर है। कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है, देखिए कि सदन का कोई सदस्य अगर सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान जो है वो लोक महत्व के मामले पर आकृष्ट कर सकता है। तो शून्यकाल की तरह ही इसमें जो पार्लियामेंट प्रोसेस में ये भारतीय नवाचार है जो 1954 से इसको अस्तित्व में लाया गया और शून्यकाल की ही पॉजिटिव प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर किसकी स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, एडजॉर्नमेंट मोशन। इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउसेस टू अ डिफाइंड मैटर टू अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस द नीड्स टू सपोर्ट of 50 members to be admitted as it interrupts the normal business of the houses. It is regarded as an extraordinary device. It involves an element of censure against the government and hence Rajya Sabha is not permitted to take use of this device. The discussion on an adjournment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes. इसमें कह रहा है कि जो हमारा स्थगन प्रस्ताव है वो ये प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है और इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 आवर्स से ज़्यादा से कम नहीं हो सकती, यानी कि 2.5 घंटे से कम ये प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव यह अनुच्छेद 75 में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव में समर्थन में 50 सदस्य की सहमति अनिवार्य होती है। द मोशन नीड्स टू सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी अमिटेड। यही सब चीजें इसमें दी गई हैं। कॉन्फिडेंस मोशन आप देखेंगे क्या होता है। देखिए सेंश्योर मोशन क्या कह रहा है इसमें, there is need to state reason for adoption. Then this motion can be moved against individual or group of minister. It means censuring council for specified policies it passed as Lok Sabha. Then entire council of the minister need not to be resigned from the office. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्या चीज़ है अभी आप देखेंगे कि इसमें क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया, मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव में क्या कि प्रत्येक आम चुनाव में आप देखते हैं कि इस पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है और अपने स्पीच में राष्ट्रपति जो पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले जो ईयर्स में सरकार की नीतियां हैं या जो योजनाएं हैं उनका एक खाका खींचता है। प्रेसिडेंट के संबोधन में ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। किससे लिया गया है ये संबोधन, ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसको धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है और बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है, ठीक है।
यहाँ पर यही सब चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि शहरी सरकारों के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स यहाँ पर ये, जैसे नगर निगम हो गया तो ये कहाँ कहाँ पर है, क्या है, नगर पालिका क्या है, इसमें देखेंगे म्यूनिसिपलिटीज़ है, नोटिफाइड एरिया कमेटीज़ है, टाउन एरिया कमेटीज़ है, कमिटमेंट बोर्ड्स है, यहाँ पर टाउनशिप है, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट है, यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। चलिए देखिए पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और प्रशासन, इन जैसे बड़े शहरों के लिए एक नगर निगम बनाए गए हैं। एक नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त परिषद का इसमें नेतृत्व एक मेयर करता है। क्लियर है। अब नगर पालिका म्यूनिसिपलिटीज क्या है, देखिए नगर पालिकाओं की स्थापना कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी म्यूनिसिपलिटी के दिन प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। नोटिफाइड एरिया कमेटीज क्या होती है, 2 प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र समिति बनाई जाती है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिखा है नोटिफाइड एरिया कमेटीज क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप्स ऑफ एरियाज आर फास्ट डेवलपिंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अ टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ म्यूनिसिपलिटी, बट अनलाइक द म्यूनिसिपलिटीज इट इज an entirely notified body, that is all the members of a notified area committee including a chairman are nominated by the state government। ठीक है। अब टाउन एरिया कमेटी आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि एक छोटे शहर के प्रशासन के लिए एक टाउन एरिया कमेटी का गठन किया जाता है। इसमें आप देखते हैं कि ये एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है, जिसे इसे जल निकासी, सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग और संरक्षण जैसे सीमित संख्या में नागरिक कार्यों के साथ इसको सौंपा गया है। कंटोनमेंट क्या है, इसमें देखिए ये कंटोनमेंट समझ रहे हैं, छावनी बोर्ड की बात की जा रही है। अ कंटोनमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्यूनिसिपलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कंटोनमेंट एरिया। यहाँ पर देखिए छावनी क्षेत्र में जो नागरिक आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन के लिए एक छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती है। ये 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसको स्थापित किया गया था। व्हाट इज टाउनशिप, अब देखेंगे बस्ती क्या है, प्रकार की शहरी सरकार की स्थापना बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा संयंत्र के पास बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों या श्रमिकों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की जाती है और कोई भी निर्वाचित सदस्य इसमें नहीं है। पोर्ट ट्रस्ट क्या है, पतन न्यास क्या होता है, ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और इसी तरह 2 और उद्देश्यों के लिए, जैसे बंदरगाहों का प्रबंधन, उनकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज जो है, हमारी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बंदरगाह ट्रस्ट संसद के एक अधिनियम द्वारा इसमें बनाया जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए धर कमेटीज क्या होती हैं, धर आयोग क्या है बेसिकली, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए इसको बनाया गया था फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। अकॉर्डिंगली जून 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड टू द लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ एस के धर टू एग्जामाइन द फेसिबिलिटी। ठीक है, इसे 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस आयोग ने और भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की यहाँ पर सिफारिश की गई थी। जेपीवी कमेटी क्या है, देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। यही यहाँ पर इसका देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया हैज हेंस पॉपुलरली नोन एज जेबीपी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट इन दिसंबर 1948, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949 and formally rejected languages as the basics of recognition by state. However, in October 1953, the government of India was forced to create the first linguistic state known as Andhra Pradesh. वो कब बना था, 1953 में। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। फजल अली आयोग क्या था, फजल अली आयोग देखेंगे कि 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्यों का पुनर्गठन आयोग इसमें किया गया 1953 में। उसके अन्य 2 सदस्य जो थे एम पडिक्कर और एच.एन. कंजरू ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में व्यापक रूप से इसे स्वीकृति दी गई कि भाषा, इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को जो है वो खारिज कर दिया। क्या इसमें क्या है, खारिज कर दिया था इसने। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि आयोगों ने राज्यों और क्षेत्रों की 4 गुना वर्गीकरण को समाप्त करने का यहाँ पर सुझाव दिया गया था। तो इट्स रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, इसने रिजेक्ट कर दिया था। कमीशन सजेस्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी पॉलिटी लिस्टिंग का दी एंड हो गया है। अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इसमें मेहनत करनी है, पूरी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करनी है और जितने भी पार्ट्स अभी तक आ चुके हैं बायलैंग्वेज, आप देखेंगे यहाँ पर कितने पार्ट्स आ चुके हैं, आपको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। तो 8 पार्ट्स आपके, ये आपका आज का लास्ट 8 पार्ट था, तो 8 पार्ट अभी तक आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है वो तैयार करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो पूरी ईमानदारी से आप उसे अटेंड कर सके, क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी से सारी वीडियोज़ को देखा है।
सबको देख के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है और पॉलिटी अपने आप में काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है जिससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम को लेकर जो है सारी लाइन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डाला गया है जो बहुत ज़रूरी है और डायरेक्ट जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज मैं आप सबसे यहाँ पर अलविदा कहती हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए, फुल फोकस्ड हो जाइए क्योंकि आप कुछ अगर बनते हैं तो आने वाले टाइम में आपकी एक अलग रुतबा होगा, एक अलग चीज़ें होंगी। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।